लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी अलग अलग टाइप के सेल्स और उन सेल ऑर्गेनल्स के फंक्शन से पूरी की पूरी डिफाइन होती है, इजंट इट? मतलब अगर हमारी बॉडी की बात करें तो हमारे सेल्स जो है वो फंडामेंटल यूनिट हैं और उन्हीं सेल्स को एग्रीगेट करके या जोड़कर उनसे टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बना के एक पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ है, इजंट इट? लेकिन क्या सिर्फ इतना ही हमें लिविंग बनाने के लिए ज़रूरी है? नहीं, हमारे शरीर में ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे लिए काम करते हैं। और क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है, मतलब सिर्फ ह्यूमंस नहीं बेटा, ये प्लांट्स में भी होंगे और लोअर एनिमल्स में, सब में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उस शरीर के लिए काम करते हैं, उसके डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी है, इजंट इट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए हमें प्रोटीन्स और लिपिड्स की ज़रूरत थी। क्या थे प्रोटीन्स और लिपिड्स? क्या सेल ऑर्गेनल थे? नहीं। प्रोटीन्स और लिपिड्स क्या थे बेटा? दी दोज वेयर बायोमॉलिक्यूल्स, वो बायोमॉलिक्यूल्स थे। ऐसे ही मुझे बताइए, आपने न्यूक्लिक एसिड्स पढ़े हैं, तो क्या न्यूक्लिक एसिड्स बनाने के लिए भी मुझे किसी बायोमॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ी है? डेफिनेटली। एक एलिमेंट है बेटा नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब से मिलकर हमारी बॉडी बनी है। इन सब से मिलकर कुछ ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स बने हैं जो हमारी बॉडी में अलग अलग एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करते हैं, अलग अलग प्रोसेसेस को कैरी आउट करते हैं, राइट? तो हम उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में, विच इज कॉल्ड एज बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स कौन से कंपाउंड्स हैं, क्या है? दीज वर बेसिकली कार्बन कंपाउंड्स जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल दिया है, मतलब इसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आ गए हैं, राइट? तो ये कार्बन के कुछ कंपाउंड्स हैं। कार्बन एक स्केलेटन है बेटा। पूरे यूनिवर्स में कार्बन एक मेजर एलिमेंट है जिसने सारी चीज़ों में अपना हस्तक्षेप कर रखा है, इंटरफेयर कर रखा है, राइट? तो देखिए, अगर सपोज मेरे पास कुछ लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं, मैं एक लिपिड के मॉलिक्यूल को एज अ बायोमॉलिक्यूल जानती हूँ कि लिपिड्स क्या है? बायोमॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स हैं। इनके अंदर भी आपको कार्बन मिलेगा, फाइन। न्यूक्लिक एसिड्स, इनके अंदर भी कार्बन मिलेगा जो कि मेरे जेनेटिक मटेरियल हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी लाइफ है ना? हमारी लाइफ का एक मेजर स्टाफ है, इसे स्टाफ ऑफ लाइफ बोलते हैं। इसके अंदर भी आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा। देन वी हैव प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के अंदर भी जैसे सल्फर मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, कार्बन भी मिलता है ना? हाइड्रोजन भी मिलता है। मतलब मैं मेजरली बोल सकती हूँ कि हमारे जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से बने हुए हैं, है ना? और भी कई सारे फंक्शनल ग्रुप्स और एलिमेंट्स इसमें ज्वाइन करते हैं, लेकिन बेसिक स्केलेटन जो स्ट्रक्चर है, इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, राइट? देखें, ये बायोमॉलिक्यूल्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं, इन्हें हमने दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको आपको इनका मॉलिक्यूलर वेट पता है, इनका एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर वेट होता है। ये मॉलिक्यूलर वेट जो इनका है, उसके बेसिस पे हमने इन्हें कैटेगराइज किया है दो ग्रुप्स में। वन इज कॉल्ड एज मैक्रो मॉलिक्यूल एंड अनदर इज कॉल्ड एज माइक्रो मॉलिक्यूल। फाइन। देखिए, मैक्रो मॉलिक्यूल का मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज़्यादा होगा, और 1000 डाल्टन से अगर मॉलिक्यूलर वेट कम होगा तो मैं उसे कैटेगरी में रख दूंगी माइक्रो मॉलिक्यूल्स की। फाइन। डाल्टन इज द यूनिट जो हम बायोमॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर वेट को चेक करने के लिए यूज करते हैं। यह एक स्टेटमेंट है बेटा, इट इज प्रेजेंट इन एसिड सोल्यूबल पूल। इसका क्या मतलब? देखो, अगर आपको किसी भी बायोमॉलिक्यूल को स्टडी करना है या एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट करोगे तभी तो स्टडी कर पाओगे ना। तो आपको किसी बायोमॉलिक्यूल को अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये एक सोल्यूशन लेते हैं, और हमारे पास एक मोर्टार पेसल होता है बेटा। आपने देखा होगा आपकी लैबोरेटरीज में, स्कूल की लैबोरेटरीज में ये प्रेजेंट है, ऐसा मोर्टार पेसल होता है। ये पेसल एक मार्बल का पीस है बेसिकली, है ना? मार्बल से बनाया हुआ होता है। इसमें सपोज मुझे किसी लीफ के अंदर के बायोमॉलिक्यूल्स को देखना है, तो ये मैंने लीफ रखी और इसमें ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड यूज किया, राइट? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड जैसे आप डालोगे और इसे क्रश करना शुरू करोगे, ये छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगी। इसे क्रश करके आप इसे फिल्टर कर लो। ये मेरा फनल है ना? इस फनल में मैंने लगा दिया है, अंदर की तरफ कोट कर दिया एक मसलिन क्लॉथ,
है ना। इस तरीके से एक मसलिन क्लोथ या चीज़ क्लोथ जिसे बोलते हैं वो लगा दिया है आपने, और ये जितना भी सोल्यूशन है, ये पूरा सोल्यूशन जिसमें टिश्यूज क्रश्ड हैं उसे इसमें डाला। आप जैसे ही इसे डालोगे इसमें से एक सब्सटेंस, एक फिल्ट्रेट जो है वो नीचे आके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। फाइन, क्योंकि आपने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड यूज़ किया है विच इज़ एन एसिड, इसीलिए यहाँ पे एक पूल जो जनरेट होगा वो एसिड सोल्यूबल पूल जनरेट होगा बेटा, है ना। एसिड सोल्यूबल पूल से मेरा मतलब है कि ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे कंपोनेंट्स जो कि एसिड में सोल्यूबलाइज हैं। और एक होता है एसिड इनसोल्यूबल पूल, मतलब जो फिल्टर पेपर में, चीज़ क्लोथ में ऊपर की ही तरफ होल्ड रह जाएगा, जो फिल्ट्रेट में नीचे नहीं आएगा, उसे मैं बोलती हूँ एसिड इनसोल्यूबल पूल। सो दिस इज बेसिकली एसिड insoluble pool and that is acid soluble pool. Fine, wait, let me show you. This is acid insoluble pool and that is acid soluble pool. तो अगर आपको सब्सटेंसेस यहाँ मिलने शुरू हो जाएं तो उन्हें हम बोलेंगे एसिड सोल्यूबल पूल, और ऊपर ही रह जाएं तो दैट वुड बी एसिड इनसोल्यूबल पूल। फाइन, तो अब देखिए आपको क्या क्या चीज़ें इनसोल्यूबल में मिलेंगी और क्या क्या चीज़ें सोल्यूबल में मिलेंगी। याद रखने के लिए बता रही हूँ, अमीनो एसिड्स, नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं ये आपको ऊपर में मिलेंगी, मतलब एसिड सोल्यूबल पूल, सॉरी नीचे में मिलेंगी, दैट इज एसिड सोल्यूबल पूल में मिलेंगी, राइट। मतलब आपने जो फिल्ट्रेट नीचे इकट्ठा किया है उसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा बेटा, आपको बेसिक शुगर्स मिलेंगी, है ना। पॉलीसेकेराइड मुझे वहाँ मिलेंगे, यहाँ पे मुझे मोनोसेकेराइड जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये मुझे यहाँ पे मिलेंगे, सिंपल शुगर्स, राइट। देन आई विल बी गेटिंग लिपिड हियर, ये लिपिड एसिड सोल्यूबल है इसलिए आपको नीचे वाले फिल्ट्रेट में मिलेगा। नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ मिलेंगे बेटा, लेकिन डीएनए जो है, न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो आपको इस पूल में मिलेंगे। अमीनो एसिड्स यहाँ पे मिलेंगे लेकिन प्रोटीन्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। फाइन, लिपिड्स में मेरे पास एक एक्सेप्शनल माइक्रोमॉलिक्यूल है जो मुझे यहाँ पर भी मिलेगा, क्योंकि लिपिड का क्या है बेटा, लिपिड्स जो हैं अगर उनका मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए ना तो मॉलिक्यूलर वेट कम है, 1000 डाल्टन से कम है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, लिपिड का मॉलिक्यूल अकेला नहीं मिलेगा, कभी भी इस फॉर्म में आपको लिपिड का मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। हमेशा हमें क्या मिलती है, ऐसे लिपिड की बाय लेयर, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर है वो मिलती है। इसीलिए लिपिड एक ऐसा माइक्रोमॉलिक्यूल है जो कि आपको मैक्रोमॉलिक्यूल के साथ इकट्ठा होता हुआ मिलेगा। तो लिपिड्स के बारे में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट कम है, इट हैज़ टू बी इन माइक्रोमॉलिक्यूल, लेकिन क्योंकि लिपिड हमेशा कॉम्बिनेशन में आपको मिलेगा, हमेशा पेयर में इस फॉर्म में मिलेगा, लिपिड बाय लेयर के फॉर्म में, इसलिए उसे हम मैक्रोमॉलिक्यूल के अंदर रख रहे हैं। फाइन, सो ये एक्सट्रैक्शन का एक तरीका है मेरे पास। जैसे ये पूरी प्रोसेस हमने समराइज करी है, आप लिविंग टिश्यूज़ ले लीजिए, आपको जब भी स्टडी करना हो तो एक तो मोटार पेसल वाली टेक्निक ले लीजिए बेटा, जिसमें हमने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड एज एन एजेंट लिया है और उसके प्रेजेंस में हमने टिश्यूज़ को क्या किया था, क्रश किया था। कोई लिविंग टिश्यू ले लीजिए, फॉर एग्जांपल लीफ हो सकती है, एनिमल टिश्यू हो सकता है, व्हाटएवर, और इन्हें आप सुखा लीजिए, मतलब इनका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो ज़ीरो कर दीजिए। आपने जब इन्हें सुखाया तो मॉइस्चर कंटेंट ज़ीरो ऑब्वियसली हो जाएगा, या तो आप इसे गर्म करके कर दीजिए बेटा, है ना, टिश्यू को बर्न कर दीजिए हाई टेम्परेचर पे, तो ऑटोमेटिकली वो उसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने टिश्यू को हाई टेम्परेचर पे बर्न किया तो आपको ऐश मिल जाएगी, और तब आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आपको ऐश एनालिसिस करना पड़ेगा। किसका एनालिसिस करेंगे आप तब, ऐश का एनालिसिस करेंगे, जिसमें आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नंबर भी कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलेगा, है ना। नॉर्मल ड्राइंग की प्रोसीजर से क्या होगा, सिर्फ मॉइस्चर कंटेंट कम होगा, और मॉइस्चर कंटेंट कम हो गया तो आपको अल्टीमेटली जो ऑर्गेनिक मैटर है सिर्फ उतना ही ऑर्गेनिक मैटर ड्राइड फॉर्म में मिलेगा, और उसका वेट आप निकाल सकते हो, उसको बोलते हैं ड्राई वेट। ऐश वेट कब निकलेगा, जब आप टिश्यू को बहुत हाई टेम्परेचर पे बर्न कर दें, उससे ऐश बन जाए और वो ऐश आप कलेक्ट कर लें, तो दैट वुड बी माई ऐश वेट, ऐश एनालिसिस। तो आप दोनों टाइप के एनालिसिस कर सकते हैं, वैसे 3 होते हैं। एक वेट एनालिसिस होता है, मतलब जैसा टिश्यू इंटैक्ट है उसको उसी फॉर्म में स्टडी करना, एक उसका ड्राइड वेट होता है और एक उसका ऐश वेट होता है। फाइन, आपको जैसा एनालिसिस करना है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप टिश्यू को या सोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो अगर हाई टेम्परेचर पे बर्न करेंगे तो इट विल बी योर ड्राई वेट, सॉरी इट वुड बी योर ऐश, और अगर सिर्फ एयर ड्राई कर देंगे तो उससे आपको क्या मिलेगा, ड्राई वेट। ये ऐश एनालिसिस में मुझे सबसे ज़्यादा इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी मिलना शुरू हो जाते हैं। तो अगर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को आपको स्टडी करना हो या फिर आपको एलिमेंट्स को स्टडी करना हो, जैसे कितना मैग्नीशियम है, कितना सल्फर है, कितना कैल्शियम है, ये चीज़ें ये बहुत आसानी से डिग्रेड नहीं होती, तो ऐश में ये बहुत अच्छे से अच्छी क्वांटिटी में मिलती है। इसीलिए आपने सुना होगा ऐश इज़ अ वेरी गुड मेन्योर, इट एक्ट्स एज अ वेरी गुड फर्टिलाइजर इवन, है ना। आप उसे ऑर्गेनिक भी मान सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा उसके अंदर कुछ माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं। अगर आपने ऐश को प्लांट्स को सप्लाई किया, है ना, तो प्लांट्स जो है उसमें से मिनरल्स को अब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे एंड योर प्लांट विल शो अ रैपिड ग्रोथ। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ऐश एनालिसिस। फाइन। अब देखिए, किसी भी सेल में अगर मैं उसका सेलुलर मास देखूं तो उसमें एवरेज कंपोनेंट किन किन एलिमेंट्स का, सब्सटेंसेस का क्या क्या हो सकता है। ये एनसीईआरटी की टेबल्स हैं, ये तो बहुत बेसिक टेबल है बेटा। आगे कुछ मेटाबोलाइट्स की भी टेबल्स आएंगी जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो चलिए, वाटर का कॉन्टेंट सबसे ज़्यादा होता है 70 to 90%। सबसे कम मेरे पास आयन्स होते हैं। दीज आयन्स आर फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम आयन्स हैं, कैल्शियम आयन्स हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, इन सबको इंक्लूड करते हैं। न्यूक्लिक एसिड में आपका आरएनए डीएनए दोनों आ जाएगा। लिपिड्स मतलब आपके फैट हो गए बेटा। कार्बोहाइड्रेट्स, यू नो ऑल द काइंड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड्स हो सकते हैं, डाइसेकेराइड्स हो सकते हैं, है ना, ओलिगोसेकेराइड्स हो सकते हैं मतलब, और पॉलीसेकेराइड्स हो सकते हैं। प्रोटीन्स, एवरी काइंड ऑफ प्रोटीन, सिंपल और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर का प्रोटीन होगा, दैट विल फॉर्म 10 to 15% पार्ट ऑफ योर बॉडी। सबसे ज़्यादा क्या होगा, पानी होगा, और इसीलिए पानी को रिमूव करके हम सेल्स को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो सबसे ज़्यादा कंटेंट किसका होगा बेटा, वाटर का होगा, और सबसे कम किसका होगा, आयंस का होगा। न्यूक्लिक एसिड का कंटेंट जो है 5 to 7% होता है, और ऑन एन एवरेज आपको हर सेल में न्यूक्लिक एसिड दिखाई देगा। नाउ हमारे जो टिश्यूज़ हैं उन टिश्यूज़ में रेगुलरली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चलती हैं, और ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं इनसे कुछ सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है जिन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ज़रा दोनों के बीच का डिफरेंस समझने की कोशिश करिए। प्राइमरी मेटाबोलाइट का मतलब होता है कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में डायरेक्टली बने हैं और जिनकी मुझे ज़रूरत है, राइट, जिनकी आपके सेल को आवश्यकता है, उन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट। और अगर सेल को इनकी ज़रूरत नहीं है तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। मतलब सेल इन्हें आगे चल के ज़रूरत के फॉर्म्स में कन्वर्ट कर ले, किन्हें, इन्हें, है ना। मतलब मेरे ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट है इन्हें मेरा सेल कन्वर्ट कर ले तो उसे मैं कहना शुरू करूँगी सेकेंडरी मेटाबोलाइट, राइट। तो देखिए, आइडेंटिफाइबल फंक्शंस होते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट मतलब जो डेलिबरेटली बनाए गए हैं, और इसीलिए बनाए गए हैं बेटा क्योंकि हमें इससे कुछ ना कुछ काम लेना है, इससे कोई फंक्शन लेना है, तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट। ये काफ़ी सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व है। अब चूँकि बात हो ही गई है कि आपने इन्हें बनाया है, जानबूझकर बनाया है, किसी काम में आने के लिए बनाया है, इसलिए ये आपकी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव शुगर्स, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स एंड नाइट्रोजनस बेसिस। ये सारे के सारे मेरे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं जो प्राइमरीली बनाए गए हैं और इनके फंक्शंस जस्टिफाइड है, मुझे दिखता है कि ये किस काम के लिए बनाए गए हैं, राइट। देन वी हैव सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो कि प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हमने इन्हें कन्वर्ट करके बना लिया है और अब हम इनसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो प्लांट के मेटाबोलाइट्स हैं ना, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, उन्हें हम यूज़ करते हैं बेटा, वी स्टार्टेड यूजिंग देम, ह्यूमंस यूज़ कर रहे हैं। तो प्लांट के अंदर बनाए हुए मेटाबोलाइट्स का यूज़ ह्यूमंस कर रहे हैं, ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, पिगमेंट्स, ये सब कुछ हमारी यूटिलिटी के लिए हैं। इनका कोई इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी हो सकता है, जैसे फ्लेवोनॉइड्स हैं या एंटीबायोटिक्स हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म की मदद करते हैं। क्यों? जैसे हमारे अंदर एंटीबायोटिक्स कैसे यूज़फुल है बेटा, ये एंटीबायोटिक दूसरे माइक्रोब्स को हमारे शरीर में ग्रो नहीं होने देती। तो इस तरीके से वी हैव सेकेंडरी मेटाबोलाइट जिनका डायरेक्ट फंक्शन तो हमें दिखाई नहीं देता, बट सीम्स टू बी इम्पॉर्टेंट इन सम रिएक्शंस ऑफ आवर बॉडी, right? So therefore they have no direct function in growth and development of organism, but they are useful. So we will call them as secondary metabolite, right?
चलिए कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की एग्जांपल्स देखते हैं हम। जैसे एनसीईआरटी बुक में पूरी की पूरी टेबल दी हुई है बेटा, ये बहुत अच्छे से याद करना है। 2009 में इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस पे क्वेश्चन 2 बार ही पूछे गए, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये लग रहा है दिखने में बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं, बट देन प्लीज डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांट। लाइक एल्केलॉइड्स हैं। सबसे पहला मेरे पास एक मेटाबोलाइट, एक प्राइमरी मेटाबोलाइट ऐसा है बेटा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट सॉरी, ऐसा है जिसे हम अल्कलॉइड बोलते हैं। इसका डायरेक्ट यूज़ नहीं है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है। ये किसके फॉर्म में यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं, वी यूज़ इट इन द फॉर्म ऑफ ड्रग्स, है ना। मॉर्फिन जो है, कोडीन जो है, दीज ड्रग्स आर बेसिकली अल्कलॉइड्स। वी इवन हैव पिगमेंट्स, प्लांट्स के पास पिगमेंट्स होते हैं ना बेटा, जैसे एंथोसायनिन आपको मिलेगा बीट रूट में, है ना। इसके अलावा कैरोटिनॉइड्स आपको मिलेंगे कैरेट्स में। तो ये भी पिगमेंट्स प्लांट्स के लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं। हमारे लिए डायरेक्टली इनका कोई यूज़ नहीं है इन पिगमेंट्स का, लेकिन प्लांट्स के लिए इनका कुछ इनडायरेक्ट यूज़ है। टर्पिनॉइड्स हैं बेटा, जैसे मोनोटर्पीन्स हैं, एसेंशियल ऑयल्स हैं, लेमन ग्रास वगैरह। कुछ टॉक्सिन प्लांट बनाता है, दीज आर प्रोटीन बेस्ड टॉक्सिन्स, है ना। रिसिन है, एब्रिन है, ये प्रोटीन बेस्ड है। ये पूछा गया था बेटा। लेक्टिन्स एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। कॉन्केविलिन ए एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, विच इज द टाइप ऑफ लेक्टिन्स, एंड इट इज हैविंग नो डायरेक्ट यूज इन द प्लांट्स, नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। ड्रग्स बनाते हैं या ड्रग्स की कैटेगरी है, जैसे विनब्लास्टिन है, कर्क्यूमिन लौंगा मतलब हल्दी से निकलने वाला है ये, राइट, इसलिए उसका नाम ऐसा पड़ा है। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस जैसे गम, रबर, सेल्यूलोज जो है इट्स अ पॉलीमर, है ना। प्लांट के अंदर सेल्यूलोज का डिपोजिशन सब जगह है। आपको पता है कि सेल वॉल बनी हुई है किसकी? सेल्यूलोज की। ये सेल्यूलोज जब हम खाते हैं ना, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे से रेगुलेट करता है। सो इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। फाइन, सो ऑल दीज आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेनी है अच्छे से, क्योंकि ये नीट में पूछी गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कॉन्केविलिन ए इज, राइट, सो इट्स अ लेक्टिन, अभी हमने बात की है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, राइट, इट वाज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो इट्स अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंड द प्रॉपर्टी इज एग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसीज को क्लब कर देता है, आरबीसीज इकट्ठे हो जाते हैं, एक बंच बना लेते हैं, और दैट इज कॉल्ड एज एग्लूटिनेशन।